हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज आज भी हम लोग जो है वीडियो क्लास ही करने वाले हैं। ठीक है, जैसे ये एक्सरसाइज पूरा हो जाएगा तो नेक्स्ट चैप्टर जब हम स्टार्ट करेंगे तो वर्चुअल क्लास और नोट्स वहाँ पर से मैं स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो आज का काम आपका फिर से यही है कि आप लोग ये क्वेश्चन एंड आंसर जितने मैं बताऊँगा अपनी नोटबुक में उसको करेंगे और उसको याद भी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स इज फॉर्म व्हेन नॉन मेटल्स कंबाइंड विथ ऑक्सीजन। यानी कि जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होते हैं तो क्या बनाते हैं। ठीक है, तो ये जनरली बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स। ध्यान देना, जब भी नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कोई ऑक्साइड बनाएंगे तो वो ऑक्साइड किस नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा। तो ये बात ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 12 है। अब आपको रीजन देना है। देखो, प्लेटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। ठीक है, प्लेटिनम गोल्ड ये जो सिल्वर है इनको ज्वेलरी बनाने में यूज करते हैं, ऐसा क्यों। ठीक, सेकेंड है आपका सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल। मैंने पहले भी बताया है, जैसे इन चीज़ों को किरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं, ऐसा क्यों रखते हैं पहले बताया है। सी वाला है एल्यूमिनियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल। जो एल्यूमिनियम है ये हाईली रिएक्टिव मेटल है, येट इट इज यूज्ड टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग। ठीक है, इसके लिए यूज करते हैं इसको, ऐसा क्यों करते हैं। अब देखो, डी वाला है कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को देखनी है। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका ए पार्ट है, इसको देखते हैं। प्लेटिनम गोल्ड और सिल्वर को ज्वेलरी में यूज क्यों नहीं करते हैं। तो प्लेटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी बिकॉज दे आर वेरी लस्ट्रस। ध्यान देना, ये बहुत ज़्यादा लस्ट्रस होते हैं। ऑल्सो दे आर वेरी लेस रिएक्टिव एंड डू नॉट कोरोड इजली। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल भी होते हैं। लस्ट्रस होने के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा अनरिएक्टिव होते हैं, यानी कि बहुत जल्दी रिएक्शन नहीं करती हैं। तो बी वाला देखते हैं। सोडियम पोटेशियम लिथियम ये सब हम स्टोर करके रखते हैं ऑयल में, ऐसा क्यों। तो सोडियम पोटेशियम लिथियम जो ये होते हैं आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स एंड रिएक्टिव वेरी वाइग्रोसली, यानी कि बहुत ज़्यादा तेजी से ये रिएक्शन करते हैं विद एयर एज वेल एज वाटर। वाटर और एयर के साथ ये बहुत जल्दी से क्या कर देते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं। इसलिए इनको क्या करते हैं, दे आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दियर कॉन्टैक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर। ठीक है, एयर और मॉइस्चर से इनका जो कॉन्टैक्ट हो कंप्लीटली ब्लॉक करने के लिए हम ये चीज़ करते हैं। अब सी वाला देखो, एल्यूमिनियम जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने के, हाईली रिएक्टिव मेटल होने के बाद भी ये यूज एट यूटेंसिल फॉर कुकिंग। यूटेंसिल्स के फॉर्म में इसको क्यों यूज करते हैं। देखो आप, यद्यपि क्या है, एल्यूमिनियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल, इट इज रेजिस्टेंट टू कोरिजन कोरोजन सॉरी कोरोजन यानी कि जो कोरोजन है इट इज रेजिस्टेंट, यानी कि वो रोकता है टू कोरोजन। दिस इज बिकॉज एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे एल्यूमिनियम आपका एयर के साथ अगर रिएक्शन कर लेगी ना तो एक एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बना लेती है। ठीक, मैंने बताया भी था, जैसे ये है तो बाहर से एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन गया। अगर बन गया तो बाहर के एटमॉस्फेयर से जो अंदर का एल्यूमिनियम है ना वो कम्प्लीटली प्रोटेक्ट रहेगा, क्योंकि बाहर तो एक थिन लेयर बन चुकी है ना एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, इसीलिए। और ये जैसे ही लेयर बन जाएगा तो ये फर्दर कोरोज होने के लिए क्या होगा, ये मतलब और ज़्यादा ये इसका कोरोजन नहीं होगा। ठीक है, और ज़्यादा इसका कोरोजन नहीं होगा, तो ये और ज़्यादा स्टेबिलिटी को गेन करेगा। तो ये चीज़ें हैं। दिस इज बिकॉज एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। दिस ऑक्साइड लेयर इज वेरी स्टेबल एंड प्रिवेंट फर्दर रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद ऑक्सीजन। ठीक है, फर्दर रिएक्शन होने में ये जो है रोकता है उसको। ऑल्सो इट इज़ लाइट इन वेट, और ये लाइट इन वेट भी होता है, एंड अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, एल्यूमिनियम गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। देखो, एल्यूमिनियम में बहुत ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव मेटल है, ध्यान देना। लेकिन इसको यूज करते हैं, इसलिए यूज करते हैं क्योंकि एयर के कांटेक्ट में आते ही एल्यूमिनियम जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, इसका बाहर वाला जो लेयर होता है।
एक पतला सा लेयर उसमें बन जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है ना, ये भी हीट का जो है बहुत अच्छा कंडक्टर है। ठीक है, एल्यूमिनियम ओवरऑल अगर देखो तो ये हीट का बहुत ज़्यादा आप लोगों का क्या होता है, कंडक्टर होता है, इसलिए इसको यूज़ करते हैं मेक कुकिंग यूटेंसिल्स। ठीक है, कुकिंग यूटेंसिल्स को बनाने में इसका यूज़। इसका जो डी वाला पार्ट था, तो देखिए डी वाला पार्ट क्या था इसका, कोबाल्ट एंड जो कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स, कार्बोनेट और सल्फाइड ओर्स आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। ठीक है, जैसे कार्बोनेट और सल्फाइड के फॉर्म में अगर कोई भी मेटल आपका है ना, या कोई भी ओर है आपका, तो उससे मेटल का एक्सट्रैक्शन अगर करना है तो इसको सबसे पहले ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। ऐसा क्यों किया जाता है, इसका रीजन आपको देना है। तो कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स। ठीक है, जो भी कार्बोनेट और सल्फाइड ओर्स हैं इनको यूजुअली किस में कन्वर्ट किया जाता है, ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किया जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। क्योंकि बिकॉज मेटल्स कैन बी इजिली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दियर ऑक्साइड्स रादर देन फ्रॉम दियर कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड्स। यानी कि किसी भी मेटल को उसके कार्बोनेट और सल्फाइड से एकदम से अलग करना आपको बहुत ज़्यादा टफ पड़ेगा। अगर आप पहले जो कार्बोनेट और सल्फाइड है ना उसको कन्वर्ट कर दो ऑक्साइड में, जैसे ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दोगे, वैसे ही उस ऑक्साइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कार्बोनेट और सल्फाइड ओर्स को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं। इसका ध्यान देना। अब 13 क्वेश्चन देखो, यू मस्ट हैव सीन टर्नसेड कॉपर वेसल्स बीइंग क्लीन्ड विथ लेमन और टैमरिंड जूस। ठीक है, एक्सप्लेन व्हाई दीज सोर सब्सटेंसेस आर इफेक्टिव इन क्लीनिंग द वेसल्स। आपने ध्यान दिया होगा, जैसे आपके घरों में ना जैसे घड़ा होता है, घड़ा, ठीक है, अगर उस घड़े को आपको क्लीन करना है, साफ करना है उसको, तो आप लोग क्या करो, जैसे खट्टा पानी है, नींबू है, इन चीज़ों से धो दो। या फिर ये समझ लो कि कोई भी तांबे का कोई बर्तन है आपके घर में, अगर उसको धोना है तो नींबू का इस्तेमाल करके अगर उसको धोगे ना तो वो एकदम से साफ हो जाएगा। ऐसा क्यों है, इसका रीज़न आप लोगों को देना है। तो कॉपर रिएक्ट्स विद मॉइस्ट कार्बन, कॉपर जो है मॉइस्ट कार्बन से, कार्बन डाइऑक्साइड और एयर से जो है रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता है, कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। तो कॉपर वेजल्स लूजेस इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, जैसे घड़ा बेचने के लिए आते हैं ना, बहुत सारे लोग घड़े बेचने के लिए आते हैं, तो क्या होता है कि जो घड़ा होता है वो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा क्या होता है, शाइनिंग होता है, लेकिन बाद बाद में 1 साल के बाद उसको देखो बिल्कुल डार्क कलर का हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो कॉपर है ना वो वाटर और आपका जो एयर है उसके कांटेक्ट में आने पर कॉपर का कार्बोनेट बना ले रहा है। इसलिए वो अपने जो शाइन सरफेस है उसको लूज कर दे रहा है। इसका विशेष तरीके से ध्यान देना। अब तो क्या होता है, जो कॉपर कार्बोनेट होता है ना, जो कॉपर का कार्बोनेट होता है, जब जैसे ये द सिट्रिक एसिड प्रेजेंट इन द लेमन और टर्मेंड न्यूट्रलाइजेस द बेसिस कॉपर कार्बोनेट एंड डिजोल्व्स द लेयर। यानी कि जो कार्बोनेट का जो ऑक्साइड उसमें बना हुआ है ना, सॉरी, कॉपर का जो कार्बोनेट उसमें बना हुआ है वो थोड़ा सा बेसिक नेचर का होता है, तो उसकी बेसिसिटी को ख़त्म करने के लिए वहाँ पर आप एसिड डाल दो तो वो ऑटोमेटिकली घुल जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा एसिड के साथ। जैसे वो डिजोल्व होगा वो आसानी से जो तांबे का घड़ा है आपका या तांबे का जो भी बर्तन है कॉपर का, उसके सरफेस को छोड़ करके जो वो गंदगी है, ठीक है ना, गंदगी मीन्स कार्बोनेट जो उसमें बना हुआ है कॉपर का, वो निकल जाएगा वहाँ से। ठीक है, जैसे वो निकलेगा तो जो कॉपर वेसल है, कॉपर का वेसल्स है, वो आपका एकदम से शाइनी नेचर का जो है फिर से हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान देना। अब अगर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो मैंने बताया था, स्टार्टिंग से ही मैंने बताया है भाई कि मेटल और नॉन मेटल को दो तरीके से उनका कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। नंबर 1 फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर, और नंबर 2 केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर आप इनको जो है क्लासिफाई कर सकते हो। तो सेकंड आपका वही है,
केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आपका क्लासिफिकेशन करना है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फिजिकल क्लासिफिकेशन भी इम्पोर्टेंट है और केमिकल क्लासिफिकेशन भी इम्पोर्टेंट है। तो अब देखते हैं केमिकली किस तरीके से क्लासिफाई कर रखा है। अब देखो यहाँ दो टेबल इसने मेटल एंड नॉन मेटल का यहाँ पर बना हुआ है। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है, यानी कि आप लोगों ने ध्यान दिया होगा जैसे सोडियम था ना, तो सोडियम हमेशा सोडियम का पॉजिटिव आयन बना रहा था। तो यही चीज़ है। तो किसी भी उसमें देखोगे जो भी मेटल, वो एटम आपका मेटल कहलाएगा जो पॉजिटिव आयन क्रिएट करता है, ठीक है। अगर इसको वाटर या किसी भी चीज़ में अगर डिजोल्व करते हैं, जनरली वाटर में, तो ये Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पॉजिटिव आयन दे रहा है, तो इसका मतलब ये किस कैटेगरी में आएगा, मेटल के कैटेगरी में। अगर नेगेटिव आयन बनाएगा तो उसका मतलब नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि जैसे Cl नेगेटिव है क्लोरीन, ठीक है। मैंने बताया था क्लोरीन जब एक जैसे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो क्लोरीन का नेगेटिव आयन बन जाता है। तो जो भी आपको नेगेटिव आयन्स दिखेंगे ना, जो भी नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करते हैं वो सब नॉन मेटल होते हैं। जो भी पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। सेकेंड है दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, यानी कि जो मेटल हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये जो मेटल का ऑक्साइड बन रहा है ये किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा, ये बेसिक ऑक्साइड कह दिए इसको, ठीक है। अगर वही चीज़ अगर आप यहाँ पर नॉन मेटल के लिए देखें, जैसे ही नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाएगा तो ये ऑक्साइड किस नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा या फिर न्यूट्रल होगा, ये ध्यान देना। तीसरा डिफरेंस है, देखो डिफरेंस तो बहुत है। तीसरा डिफरेंस है दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। सम मेटल्स रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर, सम हॉट वाटर एंड सम विद स्टीम। ये मैंने पहले जब नोट्स लिखाए हैं तो वहाँ पर को लिखाया है। जब भी मेटल रिएक्शन करता है वाटर से, तो वाटर को आप तीन फॉर्मेट में लोगे, जैसे या तो हॉट वाटर ले लिया या तो कोल्ड वाटर ले लिया, है ना, या तो हॉट वाटर लिया या तो कोल्ड वाटर या तो स्टीम ले लोगे। तो अलग अलग मेटल अलग अलग तरीके से रिएक्शन, कोई मेटल जो है आपका हॉट वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, कोई कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। तो इस तरीके से दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो वाटर से रिएक्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है। अब अगली बात करते हैं, दे रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। पहले से पढ़ते आ रहे हो आप लोग कि जब भी मेटल किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। अगर यहाँ पर डाइल्यूट एसिड के साथ इसको रिएक्शन कर दें, दीज आर नॉट कैपेबल ऑफ रिप्लेसिंग हाइड्रोजन, यानी कि इसमें से कोई भी हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, ठीक है। अगर कोई सैंपल आपके पास है ना, उसमें एसिड मिला दो, डाइल्यूट एसिड मिला दो, अगर हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो मेटल हो गया, अगर नहीं निकल रहा है तो नॉन मेटल होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को आपको याद रखना है। दे रिएक्ट विथ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स, ठीक है, मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन से ये रिएक्शन करता है डिपेंडिंग ऑन दियर रिएक्टिविटी, और इससे वो क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जहाँ पर भी आपने पढ़ा होगा वहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज की बात करी थी। जैसे यहाँ पर जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया ना, जिंक सल्फेट बनाया, तो इसका मतलब जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो उस रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पर आता है, और जो कम रिएक्टिव होता है वो बॉटम में आता है। तो इस तरीके से एक अरेंज करने के बाद एक रिएक्टिविटी सीरीज मिली थी, ठीक है। अगर यहाँ नॉन मेटल की बात करो तो दीज रिएक्ट विद द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ नॉन मेटल, ठीक है। दीज रिएक्ट्स विद द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ ये रिएक्शन कर लेते हैं। तो दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट एज दे कैन इजिली लूज इलेक्ट्रॉन। तो वही चीज़ है, पॉजिटिव आयन बनाते हैं, नेगेटिव आयन बनाते हैं, ये चीज़ मैंने पहले बता रखा है क्वेश्चन नंबर 1 ये 11 में। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अ मैन वेंट डोर टू डोर posing a goldsmith. He promised to bring back the glitter of old and dull gold ornaments, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं आपको, क्या होता है ना, जैसे
बहुत सारे ठग होते हैं ना, ठगने वाले, ठीक है। सुनार, अब सुनार तो बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, ठगने वाले होते हैं। तो क्या होते हैं कि वो क्या करते हैं, जैसे गांव गांव में जाएंगे, उनको कहेंगे देखो अपने जो भी गोल्ड का जो भी चीज़ है आपके पास, जैसे आपके पास कोई भी ज्वेलरी है, ठीक है, जैसे पुराने टाइम का पड़ा हुआ है तो वो थोड़ा सा क्या हो जाता है कि गंदगी बैठ जाती है उसमें, तो थोड़ा सा उतना चमकीला नहीं दिखता वो। तो वो जो ठगने वाला जाता है, वो कहता है कि देखो मैं आपके इन ज्वेलरीज को धो देता हूँ, धोने के बाद इसको बढ़िया सा साफ बना दूंगा मैं एकदम से, शाइनिंग, ठीक है, शाइनिंग बना दूंगा मैं इसको, मेरे को दे दो धोने के लिए। तो वो क्या करता है, धोने के लिए एसिड का यूज़ करता है, एक्वारेजिया का यूज़ करता है। 3:1 का जो रेशियो होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड और किसका रेशियो होता है, HCl और HNO3 का जो रेशियो होता है ना, 3:1 का रेशियो अगर जब इनका मिलाओगे तो एक्वारेजिया बन जाता है। अम्ल राजा बोलते हैं, अम्लों का राजा बोलते हैं, किंग ऑफ द एसिड, ठीक है, एक्वारेजिया बन जाता है। 3:1, इसका भी ध्यान देना, 3:1 में किसको मिलाओगे, HCl और HNO3 को, तो उसके पास वो सॉल्यूशन होता है। तो वो क्या करता है, वो ज्वेलरीज को उस सॉल्यूशन में डिप कर देता है। तो क्या करता है, ये गोल्ड इजीली इस किंग ऑफ एसिड के साथ रिएक्शन करके कुछ गोल्ड आपका इसमें आ जाता है इस सॉल्यूशन में, ठीक है। गोल्ड का बाहरी जो सरफेस है वो यहाँ आ जाएगा, बाहर का सरफेस तो यहाँ आ गया, अंदर का सरफेस बाहर आ गया, ठीक है। इस ज्वेलरी का जो अंदर वाला सरफेस है बाहर आ गया ना, क्योंकि बाहर वाला सरफेस इस सॉल्यूशन में चले गया है। तो ये ज्वेलरी क्या बन जाएगी आपके, बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो उसको कि चमकीला, बढ़िया सा, ठीक है, लस्ट्रस, तो बहुत ज़्यादा ये शाइनिंग नेचर का हो जाएगा। तो हमको क्या लगेगा कि ठीक है, ये तो आपका क्या हो गया कि साफ हो गया, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है, जनरली ऐसा नहीं होता है। वो हमको लॉस हो जाता है वहाँ पर, हमको लॉस हो रहा होता है। लेकिन अगर जिसको पता नहीं है तो वो क्या सोचता है कि हमारे जो ज्वेलरीज हैं वो बढ़िया सा साफ हो गए हैं घड़ी में, इनको सुनार के पास ले जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन असली में वो जो ठगने वाला है उसने ठग दिया है, क्योंकि आधा सोना उसमें आ गया है उसका सॉल्यूशन में। बाद में उस सॉल्यूशन से गोल्ड को अलग कर लेगा वो, उसके इस तरीके से वो करता है, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें भी हो रहा है। अ मैन वेंट डोर टू डोर posing as a goldsmith. He promised to bring back the glitter of old and dull gold ornaments. An suspecting lady gave a set of gold uh, bangles to him, which dipped in a particular solution. The bangles sparkled like new, but their weight was reduced drastically. The lady was upset, but after a ठीक है futile argument, the man beat a hasty retreat. Can you play the detective to find out the nature of the solution he had used? तो देखो इसको क्या है, बता दिया मैंने। बाकी एक्वारेजिया उसके पास था, उसमें डाला, जैसे उसमें डिप किया तो उससे वहाँ से आधा सोना वहाँ चले गया, है ना। लेयर बाहर की लेयर बाहर, हमने सोचा गंदगी वाली लेयर उसमें चलेगी, ऐसा नहीं होता है। वो गंदगी के साथ साथ उसमें जो गोल्ड है ना बाहर का, वो भी उसमें चले गया है। तो उसमें जैसे चले गया तो उस गोल्ड का अंदर वाला सरफेस आया बाहर, और हमको लगा कि ये तो बढ़िया सा साफ हो गए हैं, लेकिन वो कुछ और ही साफ हो गया उसमें से। इसका भी ध्यान है। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, गिव रीजन्स द कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील एन एलॉय ऑफ आयरन। तो आपको रीज़न देना है कॉपर को क्यों यूज़ करते हैं करके, ठीक है, हॉट वाटर टैंक में। तो देखो, कॉपर नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम। यानी कि जो कॉपर है ना आपका, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर से भी नहीं रिएक्ट कर रहा है, हॉट से भी नहीं, स्टीम से भी नहीं। हाउएवर आयरन रिएक्ट्स विद स्टीम, जबकि आयरन आपका स्टीम से रिएक्शन कर लेता है। इफ़ द हॉट वाटर टैंक्स आर मेड ऑफ स्टील, अगर हॉट वाटर टैंक को हम स्टील का बनाएं या फिर एलॉय ऑफ आयरन का बनाएं, एन एलॉय ऑफ स्टील क्या है, आयरन का एलॉय है ना, देन आयरन वुड रिएक्ट वाइग्रोसली विद द स्टीम, यानी कि बहुत ज़्यादा जल्दी से ये स्टीम के साथ क्या कर लेता है, रिएक्शन करके आयरन का ऑक्साइड बना लेगा, ठीक है, ऑक्साइड बना लेगा। इसलिए हम लोग
कॉपर का वहाँ पर यूज़ करेंगे, कॉपर जो क्योंकि इजीली नहीं रिएक्ट करेगा ना उससे। तो ये चीज़ें हैं। तो 16 तक के क्वेश्चन आप लोगों के हो चुके हैं फिर, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं हैं, बल्कि ये चैप्टर के अंडर में जो क्वेश्चन आ रहे थे ना, वो क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है। ये बाकी मैंने समझा दिए हैं पहले वीडियोस में, या फिर पहले वर्चुअल क्लास ली थी मैंने, उसमें समझा दिया आपका। तो आप लोगों का काम यही है आज का, कि आप इस काम को, आज तो केवल 6 ही क्वेश्चन आपके हैं, तो ये 6 के 6 क्वेश्चनों को आप सॉल्व कीजिए। तो अगली क्लास जब भी होगी वही कार्बन वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे, जिसमें मैं अपने हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ के थ्रू आपको वर्चुअली स्क्रीन शेयर करके जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे पढ़ाऊँगा मैं आपको। तो आप यही चीज़ कीजिएगा, अपना काम कंप्लीट करके ये एक्सरसाइज का। बाकी खाली लिखना ही आपका काम नहीं है, इसको याद करना भी आपका काम है, ठीक है। तो जब भी मैं, हो सकता है एक अलग से मैं इनकी क्लास ले लूँ, हो सकता है जब नेक्स्ट हमारी क्लास हो उस क्लास में मैं केवल और केवल इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर पूछूं। तो रेडी रखे रहना। तो मेरी मर्ज़ी, कभी भी मेरी मर्ज़ी होगी तो मैं आपको क्या करूँगा, सीधे एक्सरसाइज के क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दूँगा। तो आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन आंसर लिखने के साथ साथ इनको बिल्कुल याद भी करना आपको, ओके।